Hello student, I am going to teach English subject English grammar topic tense जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको डिटेल्स से बताएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसका अनुवाद हम बनाएंगे, आपको मैं रूल्स देकर के आपको अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। वीडियो को देखते रहिएगा, उसमें जो कोई समस्या होगी उसको आप रोक रोक करके भी देख सकते हैं और जैसा नियम आपको बताया जा रहा है उस नियम के अनुसार आप उसको फॉलो करते रहिएगा। आपको सारे टेंस एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे और यदि आप तैयार कर लिए तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का जो बोध कराता है उससे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी भविष्य में वह कार्य जारी रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर उसको हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है कि वर्षा हो रही होगी, यानी वर्षा हो रही होगी। भविष्य में किसी समय की बात कही जा रही है कि उसमें वर्षा हो रही होगी। तो अब इस प्रकार का यदि वाक्य, दूसरा हमने एग्जाम्पल ले रखा है, वह ताजमहल देखने आगरा जा रहा होगा। तो ताजमहल देखने आगरा जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस यानी भविष्य काल में होने वाली घटना के बारे में बताया जा रहा है। और इस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान के लिए हिंदी वाक्यों में रहा, होगा, रही, होगी, रहा, होगा, रही, होगी, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये इसकी पहचान होती है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द दे दिया जाते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या उसके कार्य के जारी रहने का यदि बोध हो रहा हो तो वह कंटिन्यूअस में ही होगा। और चूंकि रहा होगा, होगा, होगी, होंगे, अगर गा दिए अगर लास्ट में आ रहा तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये फ्यूचर टेंस का ही है। और जिसमें कार्य के जारी रहने का बोध हो जाता है, यानी कंटिन्यू चल रहा होता है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी भूतकाल में यदि कोई कार्य जारी रह रहा है तो उसको, भविष्य काल में यदि कोई कार्य जारी रह रहा है तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह कार्य जारी रहेगा। अब जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया होता है। इसमें किसी बात को इनकार नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्य, अब इसमें जो हमारा ये रूल होगा, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाने का जो रूल होगा, रूल हमारा ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना होगा। यदि इस स्ट्रक्चर को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको अनुवाद बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। फ्यूचर यानी भविष्य में जो कोई घटना होने वाली होती है और कार्य जारी हो, तो जारी होने का जब बोध जाएगा तो ये हमारा रूल होगा। इस रूल के ही अनुसार हम किसी भी टेंस का अनुवाद हम आसानी से बना लेंगे। यदि हमें रूल ही याद न रहेगा तो फिर हम अनुवाद बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी टेंस का यदि हमें अनुवाद बनाना है तो हमें सबसे पहले उसके रूल को याद रखना होगा। उसका रूल यदि आपको तैयार है तो आपको अनुवाद बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, वर्षा हो रही होगी। जब भी कोई मौसम सूचक होगा, मौसम सूचक संबंधित अगर कोई वाक्य अगर आ जाता है तो इसका अनुवाद जो हम करेंगे, सबसे पहले हम इस इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इट। और चूंकि आप जानते हैं इसके पहले बताया गया है कि जो शैल का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आई और वी होता है उसके अनुसार हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन और बाकी जो भी कर्ता आते हैं उसके अनुसार हम
विल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इट के अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वह हो जाएगी विल, और उसके बाद आप लगाएंगे बी। उसके बाद क्रिया का एनजी फॉर्म है, तो क्रिया का एनजी फॉर्म वर्षा होना, वर्षा एक वर्ब भी है और ये नाउन का भी कार्य करता है। तो चूंकि यहाँ वर्षा होने की बात है इसलिए यहाँ पे ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो रेन में हम आईएनजी जोड़ करके इसको रेनिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो इसका अनुवाद हो जाएगा, वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह ताजमहल देखने आगरा जा रहा होगा, यानी ताजमहल देखने के लिए वह जा रहा होगा। इसका जो अनुवाद आप बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही हो जाएगा। और हमने बताया कि आई और वी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके अनुसार यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाएगा। तो ही के अनुसार सहायक क्रिया यहाँ पे विल हो जाएगी। उसके बाद बी लगा देंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया का आईएनजी फॉर्म है। तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म, इसमें उसका काम क्या है, जा रहा होगा, तो जाना की अंग्रेजी गो हो जाएगी और उस गो में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। क्या करने जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, कहाँ जा रहा है ये देखना है, तो वह जा रहा है आगरा। तो आगरा जाने के लिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगा करके उस स्थान को दिखा देंगे जहां वह जा रहा है। तो आगरा जा रहा है तो टू आगरा कर देंगे। क्या करने के लिए जा रहा है, ताजमहल देखने के लिए, देखने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद जो चीज देखने जा रहा है लास्ट में उसको यहाँ पे दिखा देंगे, अर्थात ताजमहल को देखने जा रहा है तो ताजमहल कर देंगे यहाँ पे, या द ताज कह देंगे। इसका शॉर्ट रूप में ताजमहल का द ताज होता है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद आप बना लेंगे और नियम को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को इनकार किया गया होता है, इसमें किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया होता है। यदि वाक्य नकारात्मक हो, यदि नेगेटिव सेंटेंस आया होगा, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाने का जो नियम होता है वह रूप होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसमें जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का था, तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में क्या था, विल साइड के बाद ये बी था। तो अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, बस यही जो इसकी मेन सहायक क्रिया है, इसी मेन सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगा करके तब हम बी लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार के अगर वाक्य आ जाए तो अनुवाद कैसे बनेंगे, वह प्रश्न पत्र हल नहीं कर रहा होगा। इसका जो आप अनुवाद बनाएंगे वह के लिए ही, और हमने बताया था कि इसके अनुसार जो सहायक क्रिया होगी वह हो जाएगी विल। और वाक्य चूंकि निगेटिव है इसलिए इन्हीं सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद बी लगाते हैं। भूल करके भी विल बी नॉट मत कर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेन सहायक क्रिया होती है उसी के बाद नॉट लगता है तब बी लगता है। उसके बाद क्रिया का एनजी फॉर्म हो जाएगा, तो हल करना है इसकी क्रिया है, तो ये शाल हो जाएगा और शाल में एनजी फॉर्म जोड़ देंगे, शाल में हो जाएगा। क्या वह हल नहीं कर रहा था प्रश्न पत्र को, तो प्रश्न पत्र के लिए द क्वेश्चन पेपर कर देंगे। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँगा। तो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया, तो आई के अनुसार शैल हो गया। तो शैल जैसा बताया गया है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। जब कोई निश्चित हो जाए, कोई बाध्यता हो जाए, कोई दबाव हो, तब वहां पे सहायक क्रियाएं बदल जाती है। तो यहाँ पे एक सामान्य बात है, इसलिए आई के अनुसार शैल हो जाएगा और वाक्य निगेटिव है तो नॉट कर देंगे, उसके बाद बी कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो क्रिया होगी, क्रिया क्या है, करना है, तो डू मीन्स करना होता है, उसमें एनजी फॉर्म जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा। क्या मैं कर रहा हूँ, अपना कार्य। तो अपना के लिए पॉजिटिव केस का वर्ड जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ आई के अनुसार अपना के लिए माई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्य है, कार्य की अंग्रेजी वर्क हो जाएगी, तो यहाँ पे पूरा नोट कर लेंगे। इस प्रकार से इसका जो अनुवाद हो जाएगा, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क,
तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को आप बना लेंगे, और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा ताकि आपका समाधान हो सके। इस रूल को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से।